हेलो एवरीवन। मेरी पिछली टेंस की वीडियो में हमने सीखा था कि टेंस किसे कहते हैं और टेंस के 3 टाइप यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के बारे में हमने जाना था। और इन तीनों टाइप्स की फर्दर चार सब कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या होती हैं, ये सब हमने उस वीडियो में कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। गाइज, इस पूरे क्लास में मैं आपको सिर्फ एक ही टेंस पढ़ाऊंगी एंड दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे डिटेल वे में अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्लास में बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। मतलब ऐसे कौन कौन से सेंटेंसेस हैं जिसे देख के आप समझ जाएंगे कि हाँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में आते हैं। तो देखिए, ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ते हो आए, तो आपको देख के तुरंत समझ जाना है कि हाँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देखिए, इस चीज को हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए, पहला एग्जाम्पल है, सचिन क्रिकेट खेलता है, हम स्कूल जाते हैं, वह गाना गाती है, मैं खेलता हूँ। अब देखिए, इन सारे वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है और ता हूँ, ये सब कुछ आ रहा है। तो ये सारे सेंटेंसेस हमारी कौन सी कैटेगरी में आएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में आएंगे। ओके, और ऐसे जितने भी और भी सेंटेंसेस होंगे जिनके अंत में ता है, ती है, ये सब आएगा, तो हम लोग उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में रखेंगे। अब देखिए, यहाँ तक तो आपने ये समझा कि हाँ, जब भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आए, तो हम लोग उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर यूज करेंगे। बट इसी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना होगा कि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। मतलब व्हेन टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कब करें। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम लोग हैबिट्स, डेली रूटीन, यूनिवर्सल ट्रूथ और जनरल फैक्ट्स बताने के लिए करते हैं। देखिए, हैबिट का मतलब क्या होता है? हैबिट मतलब आदत। जैसे मैं रोज सुबह कॉफी पीती हूँ, ये मेरी हैबिट है। तो आपको अपनी हैबिट बतानी हो किसी को, तो आप कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद है डेली रूटीन। डेली रूटीन का मतलब होता है जो काम हम लोग डेली बेसिस पे करते हैं। जैसे कि मैं रोज सुबह उठती हूँ, ये क्या है? ये मेरी डेली रूटीन है। आप लोग भी डेली उठते होंगे, ये आपका डेली रूटीन है। अगर कोई स्कूल जाता है डेली, तो वो उसका डेली रूटीन है। तो ये सब चीजें बताने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। इसके बाद आता है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ को हिंदी में बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य, यानी कि जो चीजें हम सभी के लिए सेम होती हैं, किसी के लिए कुछ तो किसी के लिए कुछ नहीं हो सकता है। जैसे कि सूर्य पूरब दिशा से उगता है, ये हम सभी के लिए सेम है। कोई ये नहीं बोल सकता कि सूर्य पश्चिम से उगता है या दक्षिण से उगता है, नहीं। इसके बाद आता है जनरल फैक्ट। जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो ये क्या है? ये एक फैक्ट है। तो जितनी भी फैक्ट वाली बातें हो गई, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, डेली रूटीन हो गई या फिर हैबिट्स हो गई, इन सारी चीज़ों को बताने के लिए हम लोग हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। अब आगे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। देखिए, इस वीडियो में हम लोग 4 टाइप के सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, दूसरा आता है नेगेटिव सेंटेंसेस, थर्ड है इंट्रोगेटिव एंड फोर्थ है नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग नहीं होता है और ना ही इनमें हम लोग क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। ओके, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने का जो रूल होता है, यानी कि जो स्ट्रक्चर होता है, वो ये होता है कि आपको सबसे पहले यूज करना होता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। देखिए, ये स्ट्रक्चर इतना छोटा है, इतना सिंपल है, लेकिन यहाँ पे सबसे डिफिकल्ट पार्ट यही है कि हम एस या ईएस का यूज कहाँ पे करें और कहाँ पे नहीं करें। देखिए, जब भी आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट, ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा हुआ है? वन मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हुआ है। सिंगुलर का मतलब ही होता है एक,
यानी कि जब भी आपका सब्जेक्ट कोई एक होगा तब आप वहाँ पे मेन वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज करेंगे। इनके अलावा आपके जितने भी सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि आई, वी, यू, दे या फिर जितने प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं यानी कि दो या दो से ज़्यादा, उस केस में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे। अब बहुत लोग ये समझ गए होंगे कि हाँ, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम लोगों को एस ईएस नहीं लगाना है और अगर सिंगुलर है तो एस या ईएस में से कुछ भी लगा देंगे। लेकिन आपको ये समझना बेहद जरूरी है कि आप कौन सी वर्ब के साथ एस लगाएं, कौन सी वर्ब के साथ ईएस लगाएं। तो देखिए, एस ईएस लगाने के कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल होते हैं। वो रूल्स हम लोग इस वीडियो में आगे देखेंगे। देखिए, एस या ईएस लगाने के नियम में जो सबसे पहला नियम आता है वो ये है कि क्रिया यानी कि मेन वर्ब के आखिरी अक्षर यदि ओ, एस, एक्स, एसएच या सीएच हो तो एस के बजाय ईएस लगाएं। कैसे? देखिए, जैसे गो में लास्ट लेटर क्या है? ओ, तो इसीलिए हम लोग गो के साथ ईएस लगाते हैं तो बन जाता है गोज। सिमिलरली टैक्स में लास्ट लेटर है एक्स तो हम लोग ईएस लगाएंगे, बन जाएगा टैक्सेस। वॉच में भी लास्ट लेटर सीएच है तो ईएस लगाते हैं। पास में लास्ट लेटर है एस तो यहाँ भी हम लोग ईएस लगाएंगे। वॉश में भी देखिए लास्ट में एसएच आया है तो हम लोग ईएस लगाते हैं। और टीच में भी लास्ट में सीएच है तो ईएस लगाएंगे। तो इस तरह गो बन जाता है गोज, टैक्स बन जाता है टैक्सेस, वॉच बन जाता है वॉचेस, पास बन जाता है पासेस, वॉश बन जाता है वॉशेस एंड टीच बन जाता है टीचेस। और ये सब कब होता है? जब आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर होगा। क्लियर? अब देखिए, एस या ईएस लगाने का दूसरा नियम होता है कि क्रिया यानी कि मेन वर्ब के आखिर में यदि वाई हो तो वाई का आई करके आगे ईएस लगाएं। जैसे कि देखिए, स्टडी में लास्ट में वाई है तो वाई को बदल देंगे आई में और लास्ट में ईएस ऐड कर देंगे तो बन जाएगा स्टडीज। ट्राई में भी लास्ट में वाई है तो वाई को किस में बदल देंगे? आई में और लास्ट में ईएस ऐड कर देंगे तो बन जाएगा ट्राइज। इसी तरह कैरी में भी लास्ट में वाई को बदल देंगे आई में और ईएस ऐड कर देंगे तो बन जाएगा कैरीज। और इसी का तीसरा नियम है कि अगर वाई के पहले स्वर हो तो वाई का आई नहीं किया जाता है, तब सिर्फ एस लगाएं। देखिए, मैं आपको समझाती हूँ। स्वर का मतलब होता है वॉवेल्स। वॉवेल्स कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। यानी कि अगर आपका जो भी वर्ब है उसमें लास्ट में वाई आ रहा है और वाई से पहले अगर इन पांचों में से कोई भी आ रहा है तो तब आप वाई को आई में नहीं बदलेंगे, तब सिर्फ आप वाई के साथ एस वहां पे जोड़ देंगे। ठीक है? एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे कि प्ले में लास्ट में वाई तो है लेकिन यहाँ पे वाई से पहले क्या आ रहा है? स्वर, यानी कि एक वॉवेल है तो हम लोग वाई के बाद सिंपली वहां पे एस ऐड कर देंगे तो बन जाएगा प्लेज। इसी तरह बाय में भी देखिए, लास्ट में वाई है लेकिन वाई से पहले एक स्वर है तो हम लोग सिर्फ एस ऐड कर देंगे तो बन जाएगा बायस। और ओबे में भी देखिए, लास्ट में वाई है लेकिन वाई से पहले क्या है? एक वॉवेल तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ एस ऐड कर देंगे तो बन जाएगा ओबेज। ठीक है? तो अब हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। देखिए, स्ट्रक्चर मैंने पहले आपको बता दिया कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लग जाएगा अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो, और उसके बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। देखिए, इस चीज को अब एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है, हम क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है? हम, यानी कि आपका सब्जेक्ट एक से ज़्यादा है, यानी कि ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम लोग यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस नहीं लगाएंगे। तो हम लोग सिंपली बोलेंगे वी प्ले क्रिकेट। यहाँ पे वी आपका सब्जेक्ट है, प्ले आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, राधा स्कूल जाती है। तो इस पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? राधा। और मैंने आपको बताया था जब भी हमारा सब्जेक्ट कोई एक होगा तो हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिर्फ राधा के बारे में बात हो रही है तो हम लोग एस ई एस लगाएंगे। तो हम लोग बोलेंगे राधा गोज टू स्कूल, क्योंकि जाने की इंग्लिश होती है गो। क्योंकि राधा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए हमने यहाँ पे ई एस लगाया। ठीक है? एक और एग्जाम्पल देखिए, मेरी बहन फुटबॉल खेलती है। देखिए, खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले।
क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, मेरी बहन यानी कि किसी एक बहन की बात हम लोग कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग प्ले के साथ एस लगाएंगे। तो हम लोग बोलेंगे माई सिस्टर प्लेज फुटबॉल। अब यहीं पे अगर मैं बोलूं मेरी बहनें फुटबॉल खेलती हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, क्योंकि यहाँ पे मेरी बहनों की बात की गई है ना, मतलब एक से ज़्यादा बहनें हैं, तो इसलिए हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है। और जब भी हमारा सब्जेक्ट एक से ज़्यादा होता है तो हम लोग SES कुछ नहीं लगाते हैं, तो हम लोग बोलेंगे माई सिस्टर्स प्ले फुटबॉल। अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। देखिए, नेगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें हम लोग नहीं का यूज करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर होता है कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर डू या डज लगाएंगे, उसके बाद नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए गाइज, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तब भी हम लोग SES नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए डू डज में हमारा ऑलरेडी ES लगा हुआ है, इसीलिए हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES नहीं लगाएंगे। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि हम किसके साथ डू का यूज करें और किसके साथ डज का यूज करें, तो इसे भी देख लेते हैं। देखिए, डू डज का यूज कहाँ करना है, इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा ट्रिक बताती हूँ। अगर आपने रिलेट कर लिया तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इस चीज को। देखिए, अभी तक हमने क्या सीखा कि जब भी हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर होगा तो हम लोग वहाँ पे S या ES लगाएंगे, यही सीखा ना हमने। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सोचिए कि डू और डज में किस में S या ES आ रहा है। देखिए, कॉमन सेंस है कि डज में हमारा लास्ट में ES आ रहा है। इसका मतलब है कि जब भी हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर होगा तब हम लोग डज का यूज करेंगे। और इसके अलावा आपके जितने भी सब्जेक्ट होंगे जैसे कि I, we, you, they या फिर प्लूरल सब्जेक्ट्स, उन सब के साथ हम लोग डू का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए, राधा स्कूल नहीं जाती है। अब इसमें जो राधा है वो हमारी सब्जेक्ट कैसी है, सिंगुलर, तो हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगाते हैं, तो हम डज लगाएंगे। तो हम बोलेंगे राधा डज नॉट गो टू स्कूल। डज के बाद नॉट आएगा क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, और नॉट के बाद डायरेक्ट हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। याद रखिएगा कि सब्जेक्ट भले ही आपका सिंगुलर होगा लेकिन SES यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे डज का यूज कर लिया है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वे स्कूल नहीं जाते। अब इस सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, और जब भी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज करते हैं, तो हम बोलेंगे दे डू नॉट गो टू स्कूल। अब आगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाना सीखेंगे। देखिए, इनका स्ट्रक्चर समझने से पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। अब देखिए, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला वो जिनका आंसर आप सिर्फ और सिर्फ हाँ या ना में दे सकते हैं, जैसे कि क्या तुम खेलते हो, क्या सीता लिखती है, क्या हम लोग पढ़ते हैं। इन सारे क्वेश्चंस को देखिए, इनका आंसर आप सिर्फ हाँ या ना में दे सकते हैं। तो इन्हें बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये है कि आपको सबसे पहले डू या डज लिखना होता है, फिर आप लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम पढ़ते हो। अब इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू, और मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारा सब्जेक्ट I, we, you, they होता है तब हम लोग डू का यूज करेंगे। तो हम पहले डू लिखेंगे, फिर हम लोग यू लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा यू है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, तो सेंटेंस बन जाएगा डू यू रीड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लोग लगाएंगे। एक और एग्जाम्पल देखिए, क्या वह स्कूल जाता है। अब इस सेंटेंस में देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग डज का यूज करते हैं, तो हम बोलेंगे डज ही गो टू स्कूल। पहले हमने डज लगाया, फिर हमने सब्जेक्ट यानी कि ही लगाया, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि गो लगाया, और उसके बाद जो भी है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ये तो हो गई फर्स्ट टाइप। अब दूसरी टाइप होती है WH फैमिली वाली, यानी कि जिसका जवाब आप सिर्फ और सिर्फ हाँ या ना में नहीं दे सकते, आपको पूरा पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा ही। जैसे राम क्या खेलता है,
तुम कहाँ रहते हो। इन सेंटेंसेस को देखिए, इनका आंसर आप सिर्फ हाँ या ना में नहीं दे सकते, आपको बताना पड़ेगा कि राम क्या खेलता है, आपको बताना पड़ेगा कि आप कहाँ रहते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग WH फैमिली में रखते हैं। देखिए WH फैमिली में बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, जैसे कि वाई मतलब क्यों, व्हेन मतलब कब, हाउ मतलब कैसे, वेयर मतलब कहाँ, व्हाट मतलब क्या, विच मतलब कौन सा, हुज मतलब किसका, हु मतलब कौन और हुम मतलब किसको। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे WH फैमिली के हैं। अब देखिए WH फैमिली के सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए जो आपने डू डज में स्ट्रक्चर यूज किया उसके ठीक पहले आप वहां पे WH फैमिली को ऐड कर दीजिए। मतलब आपको उस वाले स्ट्रक्चर में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, आपको बस आगे WH लगा देना है, तो आपका WH फैमिली का क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे। राम क्या खेलता है, यहाँ पे देखिए जो क्या आया है इसके लिए हम लोग WH फैमिली में कौन सा वर्ड यूज करते हैं, व्हाट। तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे व्हाट, फिर हम लोग लिखेंगे डज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राम की बात हो रही है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हमने वहां पे डज लगाया। तो हम लोग लिखेंगे व्हाट डज राम प्ले। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, तुम कब सोते हो। अब देखिए जो कब आया है इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं व्हेन। तो पहले हम लोग व्हेन लिखेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे यू है और यू के साथ हम लोग डू का यूज करते हैं तो हम डू लगाएंगे। तो हम बोलेंगे व्हेन डू यू स्लीप, व्हेन डू यू स्लीप, तुम कब सोते हो। अब हम लोग अपनी लास्ट कैटेगरी दैट इज नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ये ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें नहीं का भी प्रयोग होता है और क्वेश्चन मार्क भी आता है। तो देखिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है WH फैमिली प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही है जो अभी अभी हम लोगों ने सीखा है इंट्रोगेटिव में, बस इसमें क्या आ गया है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया है। देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे। क्या सचिन क्रिकेट नहीं खेलता। अब इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग हाँ या ना में दे सकते हैं, तो इसकी स्टार्टिंग हम लोग डू डज से करेंगे, WH फैमिली यहाँ पे नहीं आएगी। अब देखिए क्योंकि सचिन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हम लोग यहाँ पे डज का यूज करेंगे। तो हम बोलेंगे डज सचिन नॉट प्ले क्रिकेट। सचिन के बाद नॉट लगाना जरूरी है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, तो हम लोग बोलेंगे डज सचिन नॉट प्ले क्रिकेट। एक और एग्जाम्पल देखिए, सचिन क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है। अब इसमें देखिए आप इसका आंसर हाँ या ना में नहीं दे सकते, सिर्फ आपको रीजन बताना पड़ेगा, इसलिए इसकी शुरुआत हम लोग WH से करेंगे। तो हम लोग क्यों के लिए लिखेंगे वाई, क्योंकि सचिन यहाँ पे सिंगुलर है तो सेम हम लोग लिखेंगे डज। तो बोलेंगे वाई डज सचिन नॉट प्ले क्रिकेट। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है उसकी एक पूरी समरी हम लोग देख लेते हैं एक साथ, तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। एक ही सेंटेंस होगा, उसे हम लोग 6 अलग अलग तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो पहला सेंटेंस है रवि क्रिकेट खेलता है। रवि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो प्ले के साथ एस लग जाएगा, तो बोलेंगे रवि प्लेज क्रिकेट। उसके बाद है रवि क्रिकेट नहीं खेलता, नेगेटिव सेंटेंस है तो हम लोग बोलेंगे रवि डज नॉट प्ले क्रिकेट। रवि के साथ डज लग जाएगा और डज के साथ नॉट लगाएंगे। इसके बाद है क्या रवि क्रिकेट खेलता है, मतलब इसका आंसर आप लोग हाँ या ना में दे सकते हैं। तो स्टार्टिंग हम लोग करेंगे डू डज से, क्योंकि रवि है सब्जेक्ट तो स्टार्टिंग करेंगे डज से। तो बोलेंगे डज रवि प्ले क्रिकेट। इसके बाद है क्या रवि क्रिकेट नहीं खेलता है, तो इसमें हम लोग रवि के बाद सिर्फ नॉट लगा देंगे, तो हम लोग बोलेंगे डज रवि नॉट प्ले क्रिकेट। उसके बाद है रवि क्रिकेट क्यों खेलता है, तो क्यों के लिए हम लोग यहाँ पे वाई लगाएंगे, तो बोलेंगे वाई डज रवि प्ले क्रिकेट। क्योंकि रवि है इसलिए हम लोगों ने डज लगाया, तो बोलेंगे वाई डज रवि प्ले क्रिकेट। और फिर लास्ट में आता है रवि क्रिकेट क्यों नहीं खेलता, मतलब ये नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव है और कौन सा नेगेटिव है जिसका आंसर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते। तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे व्हाई डज रवि नॉट प्ले क्रिकेट। सेम वही स्ट्रक्चर है जो जस्ट इसके ऊपर है, बस यहाँ पे नॉट लग गया है। सो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो मैं आपको 2 सेंटेंस दे रही हूँ, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे।
पहला सेंटेंस है मैं एक पत्र लिखता हूँ, इसका आंसर क्या होगा वो आपको मुझे बताना है। और दूसरा सेंटेंस है वह हंसता है। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। और हाँ गाइस, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।